जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर। तो आइए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है या प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या विचार दिए हैं, यह समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्लेटो कौन है, प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में क्या योगदान दिया है और प्लेटो के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक प्लेटो का सवाल है तो राजनीति विज्ञान के सभी छात्र इनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्हें प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। राजनीतिक चिंतन, विशेष रूप से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो का अविस्मरणीय योगदान है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उपस्थित हैं। उनके विचारों की झलक उनके बाद आए लगभग सभी राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों में हमें देखने को मिलती है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे जिनका एकेश्वरवाद में विश्वास था और इसी विश्वास के कारण एनिटस नामक यूनानी प्रजातांत्रिक राजा द्वारा उन्हें विषपान कराया गया, जिस घटना ने प्लेटो को काफ़ी प्रभावित किया था। और इस घटना से प्रभावित होकर प्लेटो का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से विश्वास उठ गया। इसके साथ साथ हमारे लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। उन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व एथेंस में राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन एवं शोध के लिए, विशेष रूप से दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए एक एकेडमी नामक संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा प्लेटो ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जिनमें द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और एपोलॉजी आदि प्रमुख हैं। प्लेटो को निगमनात्मक पद्धति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है। तो दोस्तों, प्लेटो के बारे में समझने के बाद अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, प्लेटो की न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों, जब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उनके राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने कार्यों को कुशलता एवं संतोष की भावना के साथ करें, यही न्याय है। विभिन्न विद्वानों का यह विचार है कि न्याय एक समन्वयकारी सिद्धांत है जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के बीच, नागरिकों के हितों के बीच समन्वय स्थापित करता है। लेकिन प्लेटो की न्याय की अवधारणा इससे थोड़ा अलग है। प्लेटो की प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय है, जिसमें कानून को कोई जगह नहीं दी गई, अर्थात जिसे हम नैतिकता कहते हैं, उसे प्लेटो सच्चा न्याय मानता है, ना कि विधि के सिद्धांत को। इसके साथ साथ प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 प्रमुख गुण हैं: बुद्धि, साहस, अनुशासन और न्याय। बुद्धि इसलिए क्योंकि इसमें शासक ज्ञानी लोग थे, साहस इसलिए क्योंकि इसके योद्धा बहादुर थे, आत्म अनुशासन इसलिए क्योंकि इस बात का समन्वय और समझ थी कि शासन कौन करेगा, न्याय इसलिए क्योंकि व्यक्ति वही करेगा जो उसके लायक हो और जो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। प्लेटो के लिए राज्य एक ऐसा आदर्श था जिसके लिए न्याय एक वास्तविकता थी। राज्य का आधार न्याय था जो नगर को बेहतर बनाता था। तो दोस्तों, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्लेटो से पूर्व न्याय की क्या अवधारणा थी। तो आइए अब हम प्लेटो से पूर्व के न्याय के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत।
इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सेफॉल्स हैं। उनका यह विचार था कि सत्य बोलना और इसके साथ साथ ऋण अर्थात कर्ज चुकाना ही न्याय है। सेफाल्स के पुत्र पॉलीमार्कस ने परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि मित्रों के साथ भला करना तथा इसके साथ साथ शत्रुओं को हानि पहुंचाना ही न्याय है। परंतु प्लेटो ने इन दोनों ही विचारों का खंडन किया और यह कहा कि मात्र सत्य बोलने अथवा कर चुकाने से न्याय प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी शासकों को नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए असत्य बोलना अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार प्लेटो ने पॉलीमार्कस के विचार का भी खंडन करते हुए यह कहा कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, इस नीति का अनुसरण करने से न्याय प्राप्त नहीं होगा। एक न्यायप्रिय व्यक्ति किसी के प्रति भी बुरा करने की बात नहीं सोचता, चाहे वो उसका मित्र हो या दुश्मन। इसके साथ साथ मित्र व शत्रु के बीच अंतर करने की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसे हम उग्र प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थ्रेसीमैक्स हैं। थ्रेसीमैक्स ने न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्याय को शक्तिशाली का हित बताया। इस विचार के पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि न्याय शक्तिशाली का प्राकृतिक अधिकार है। परंतु प्लेटो ने इस तर्क का खंडन करते हुए यह कहा कि शासक आवश्यक रूप से शक्तिशाली नहीं होता। ऐसा अनेक बार देखा गया है कि जो सरकारें केवल शक्ति के बल पर शासन करती हैं, सबसे अधिक कमज़ोर साबित हुई हैं। इस प्रकार केवल वही सरकारें टिकाऊ होती हैं जो शोषितों के प्रति भला करती हों। इस प्रकार प्लेटो का यह विचार था कि शासन का मतलब सभी को न्याय उपलब्ध कराना है और राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, न्याय का अनुभववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक ग्लोकन हैं। उन्होंने न्याय को दुर्बल के हित के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि न्याय की अवधारणा का जन्म ही इसलिए हुआ कि दुर्बलों एवं कमजोरों के हितों की रक्षा की जा सके। परंतु प्लेटो ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया और यह तर्क दिया कि न्याय कोई संविदा अथवा प्राकृतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि न्याय तो मनुष्य का आंतरिक गुण है। इस प्रकार प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्लेटो ने अपने से पूर्व समय से चली आ रही न्याय की प्रमुख अवधारणाओं को स्वीकार कर दिया और न्याय के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आइए दोस्तों, अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 1, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 प्रमुख गुण हैं: विवेक, बुद्धि और क्षुधा अर्थात भूख। प्लेटो का यह विचार है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना और भूख का कार्य उत्पादन करना है। विवेक, साहस और भूख दार्शनिक, सैनिक व उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है वह शासन करने योग्य होता है। इसी प्रकार साहस वर्ग युद्ध और भूख प्रधान वर्ग उत्पादन करने योग्य होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है। इसीलिए अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार ही कार्य करना न्याय है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो का यह विचार है कि आत्मा के तीनों तत्वों अथवा वर्गों का अपना अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है, इसलिए उनके लिए यह उचित है कि वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। दार्शनिक वर्ग को सैनिक वर्गों और उत्पादक वर्ग के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को भी दार्शनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि तीनों वर्गों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो
संघर्ष और विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि एक आदर्श राज्य के लिए लाभकारी या उपयोगी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 को समझने के बाद अब हम पॉइंट नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। दोस्तों, प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के माध्यम से राज्य के तीनों वर्गों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एकता, सहयोग, प्रेम और शांति का सिद्धांत है। यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का सूचक है। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम 4th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है न्याय का रचनात्मक सिद्धांत। दोस्तों, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत रचनात्मक है। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, जहां व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। तो दोस्तों, हम 4th पॉइंट को समझने के बाद अब 5th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, महिलाओं को समान अधिकार। दोस्तों, प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत स्त्रियों और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक शिक्षा में बराबर अधिकार प्रदान करता है। प्लेटो का यह विश्वास है कि स्त्रियां राजनीतिक एवं सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। दोस्तों, 5th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 6th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। दोस्तों, प्लेटो ने न्याय को 2 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 व्यक्तिक न्याय और नंबर 2 सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार मूल रूप से न्याय का स्थान आत्मा में होता है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का व्यापक रूप मानता है। प्लेटो न्याय का निवास राज्य में भी मानता है, क्योंकि राज्य आत्मा के तीनों तत्वों एवं वर्गों से मिलकर बनता है। इसलिए प्लेटो इसे सामाजिक न्याय कहता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में आत्मा के तीनों तत्व अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर तालमेल बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, 6 पॉइंट को समझने के बाद अब हम 7 पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, दार्शनिक राजा। दोस्तों, प्लेटो का यह विचार है कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य के शासन की बागडोर एक विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। प्लेटो ने ऐसे सद्गुण वाले व्यक्ति को दार्शनिक राजा का नाम दिया है। तो दोस्तों, अब हम इसके लास्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, आदर्श राज्य का रक्षक। दोस्तों, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य का रक्षक है। प्लेटो का यह विचार है कि न्याय के अभाव या न्याय की अनुपस्थिति में समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो दोस्तों, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की कुछ विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर 1, प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी अर्थ में न्याय की कानूनी परिभाषा नहीं दी है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के पीछे कानूनी शक्ति नहीं है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के नाम पर नैतिक कर्तव्यों को कानूनी दायित्व के साथ एक मान लिया है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय का सिद्धांत विधि एवं नैतिकता के बीच की विभाजक रेखा को अनदेखा करता है। पॉइंट नंबर 2, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का प्रमुख केंद्र नैतिकता है, जबकि प्लेटो द्वारा सामूहिक नैतिकता की कोई कसौटी परिभाषित नहीं की गई है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति विशेष के लिए नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तियों की इच्छाओं और विभिन्न हितों के बीच होने वाले टकरावों की कोई कल्पना नहीं की है और ना ही उनके समाधान की कोई व्यवस्था की है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्लेटो का बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्य का एहसास हो, हर वर्ग अपने कर्तव्य को समझे और उसे पूरा करें, तभी हम एक आदर्श राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।